हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो से देख रहे थे, हमने लास्ट टर्न पर स्टार्ट किया था स्वयं प्रेरणा, सेल्फ इंडक्टेंस, और मैंने आपको शब्द का मतलब भी समझाया था। सेल्फ का मतलब होता है खुद में, और इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरण। कि यदि आप किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स चेंज कर रहे हो और आप जिस कुंडली का फ्लक्स चेंज कर रहे हो उसी कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस कुंडली का आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर उत्पन्न होता है तो इस घटना को हम कहते हैं स्वयं प्रेरण। फिर मैंने आपको स्वयं प्रेरण गुणांक की दो परिभाषाएं बताई थी, याद करो। एक तो मैंने आपको कहा था कि भैया फाई जो है वो समानुपाती होगा आई के, तो फाई बराबर कितना आएगा एल आई, तो यहां से एल कितना आया था फाई अपॉन आई। एक डेफिनेशन तो हमने यहां से निकाली थी। आई धारा में परिवर्तन था, फाई चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन था। तो मैंने कहा था कि यदि धारा में एकांक परिवर्तन करें तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन, अगर आप धारा को एकांक बदल रहे हो तो उसके संगत चुंबकीय फ्लक्स कितना बदलेगा, इस चीज को हम स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। या अगर मैं फैराडे के दूसरे नियम की बात करूं, ये डी फाई अपॉन डी टी था, डी अपॉन डी टी एल आई, एल आपने बाहर निकाल लिया और एल बना था मापांक ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। यहां से भी एक परिभाषा मैंने बनाई थी कि अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होगा, स्वयं प्रेरण गुणांक। प्रतीक इसका एल है, मात्रक इसका हेनरी है, ये अदिश राशि है, इसकी विभव वगैरह, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, आगे बहुत इजी हेडिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बोर्ड पर ही आपको याद करवा दूंगा, है ना। देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, अब हमें क्या करना है कि अलग अलग आकृतियों के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक निकालना है। मैं अलग अलग तरह की कुछ शेप लूंगा, आकृतियां लूंगा, और उन आकृतियों के लिए आपको स्वयं प्रेरण गुणांक ढूंढना होगा। जैसे कि हमारी पहली हेडिंग है, स्वयं प्रेरण गुणांक में ही पढ़ रहे हैं हम इन सबको, है ना। पहली हेडिंग है हमारी समतल वृत्ताकार कुंडली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समतल वृत्ताकार कुंडली का या के लिए एक ही बात है, स्वयं प्रेरकत्व। कल आपको मैंने दो नाम बताए थे, आप स्वयं प्रेरकत्व कह सकते हो या फिर आप इसी चीज को स्वयं प्रेरण गुणांक यानी कि कैपिटल एल की बात कर रहा हूं। मतलब मुझे क्या करना है कि एक वृत्ताकार कुंडली लेनी है, समतल वृत्ताकार कुंडली, और उस कुंडली के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक निकालना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सरल है। पहले आपको एक बार समझा दूं फिर नोट कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप एक वृत्ताकार कुंडली पर विचार कीजिए और वो समतलीय मतलब बोर्ड के तल में होनी चाहिए। भाई बोर्ड के तल में अगर कुंडली है तो आप बिल्कुल इसको वृत्ताकार बनाओगे। अगर बोर्ड के तल में ना होती तो थोड़ा मैं इसको लंबा टाइप में देखो ना था, जैसा कि आप हमेशा देखते आ रहे हो। ये एक वृत्ताकार कुंडली है, धारावाही शब्द जोड़ दीजिए, समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली, क्योंकि जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा आप कुछ बात ही नहीं कर सकते। मान लीजिए बच्चों इस कुंडली की त्रिज्या है कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब उसको क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, उस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। धारा मान लीजिए आई, कितने परिमाण की, आई परिमाण की, त्रिज्या कितनी मान ली आर, धारा कितनी मान ली आई। आपको इस कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस स्वयं प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। कैसे करें अब आप खुद सोचिए। देखो
एल का एक सूत्र तो हमने पढ़ा है सर कि एल बराबर तो होता है फाई अपॉन आई, या फाई भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक सूत्र हमने पढ़ा है एल का मापांक ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो बच्चों कॉमन सी बात है कि ये सूत्र में इजी पढ़ने वाला है भाई। अगर आप उस सूत्र में पहुंच गए तो आपको आउटलाइन वगैरह पता नहीं क्या क्या कंसीडर करना पड़ जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि इजी तरीके से ही हम स्वयं प्रेरण गुणांक को निकाल पाए, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ध्यान से, एल का फॉर्मूला क्या हो गया, 5V अपॉन आई। करंट तो आपको दे रखा है, करंट तो आपको गिवन है, आई की हमें टेंशन नहीं है, तो हमें टेंशन किसकी होने लगी अब, 5V की। अभी मैं बी को भी हटा रहा हूं ना, लिखूंगा तब नोट कर लूंगा इस चीज को। दिमाग में आप नॉर्मल बिल्कुल बात रखें, ये तो उम्मीद है सबके दिमाग में होगा कि एल बराबर 5 अपॉन आई होता है। एल तो मुझे निकालना ही है, इसकी को निकालना है, उसकी क्या समस्या। करंट आई गिवन है, चर्चा करूंगा मैं फाई के ऊपर। किसके ऊपर, फाई के ऊपर। फाई का सूत्र क्या होता है पता है आपको, फाई का सूत्र क्या होता है, फाई कुल फ्लक्स लूंगा इसका। अब देखो यहां आपको कुछ याद करना पड़ेगा, फाई में कुल फ्लक्स लूंगा, तो इसी लाइन में मैं चाहूं ना तो फाई को लिख सकता हूं एन फाई डैश अपॉन आई। मतलब समझना बच्चों, यहां तो फाई है कुल चुंबकीय फ्लक्स, फाई क्या है, कुल चुंबकीय फ्लक्स। मैं मान रहा हूं कि इसमें एन फेरे हैं, कुंडली में कितने फेरे हैं, एन, और एक फेरे का फ्लक्स मान लेते हैं फाई डैश। दो नाम आए, एक तो फाई और एक फाई डैश। फाई का मतलब तो है कुल चुंबकीय फ्लक्स, और फाई डैश का मतलब है एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स। अंतर समझना आप। तो अगर एक फेरे का पता लग जाए और फेरों से गुणा कर दें तो कुल फ्लक्स का आएगा नहीं आएगा, सोचिए। एल का फॉर्मूला क्या है, फाई अपॉन आई। फाई कुल फ्लक्स का है, क्या इसको मैं एन फाई डैश लिख दूं। सर ये फाई डैश क्या है बच्चों, फाई डैश एक फेरे का फ्लक्स है। अच्छा अब एन दे रखा है, आई दे रखा है, चर्चा करनी है फाई डैश पर। और बच्चों फ्लक्स का सूत्र तो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है। सर फ्लक्स का सूत्र होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कहने का मतलब वी ए कॉस थीटा। और याद करो कि ये थीटा क्या है बच्चों, थीटा है बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम में, बी वेक्टर कहां है, करंट ऐसे बह रहा है, यार आया नियम, दाहिने हाथ का नियम। धाराएं अगर लूप में बह रही हो तो उंगलियां मुड़ती हैं धारा की दिशा में, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो इस लूप में जो करंट बह रहा है इसके अकॉर्डिंग बी वेक्टर कहां होगा, बाहर। और अगर मैं करंट को क्लॉकवाइज मान लेता, अभी तो मैंने करंट एंटी क्लॉकवाइज माना है, और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मान लेता तो बी वेक्टर कहां जाता, अंदर। कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, देखना कैसे। अच्छा रही बात बी वेक्टर, आपको समझ में आ गया ना। इस कंडीशन में बी वेक्टर कहां है, बाहर, डॉट एक तरीके से कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और क्लॉकवाइज करंट लेता तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। रही बात ए वेक्टर की, याद करो बच्चों ए वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, और इसकी दिशा सतह के लंबवत। सतह कहां है, बोर्ड पर। अब इसमें आप स्वतंत्र हो, आप बाहर भी मान सकते हो और आप अंदर भी मान सकते हो। मेरा प्रयास होता है कि कोण 0 आ जाए तो प्रॉब्लम ही ना रहे आगे जाकर के। तो अब इस कंडीशन में बी वेक्टर कहां है, बाहर, तो ए वेक्टर भी मैं कहां मानूंगा, बाहर, ताकि कोण कितना आ जाए, 0। पर अगर आपने करंट क्लॉकवाइज लिया होता, बाई चांस कोई सोच ले, तो क्लॉकवाइज लेने के बाद बी वेक्टर कहां था, अंदर, फिर मैं ए वेक्टर को भी कहां मानता, अंदर। इस चीज के लिए आप स्वतंत्र हो, सतह के लंबवत लेना है, किधर लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको इस कंडीशन में तो नजर आ रहा होगा बच्चों कि सर बी वेक्टर बाहर की ओर है और इसका क्षेत्रफल सदिश, भाई सतह इसकी यही तो होगी, तरीके से देखो आप, सतह यही तो होगी। और ए वेक्टर होता है सतह के लंबवत, ये सतह, सतह के लंबवत बाहर ही ए वेक्टर आ गया। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 डिग्री। और जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 जमाई गई, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो फाई की वैल्यू फाई डैश बी। फाई डैश क्या है बच्चों, यहां पर
एक फेरे का फ्लक्स, एक फेरे का फ्लक्स। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़िए। फाई डैश इज इक्वल टू बी। बी होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, किसका, जिस आकृति की आप बात कर रहे हो, वृत्ताकार कुंडली का। और बच्चों वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्र आपको चैप्टर नंबर 7 में बहुत ज्यादा याद करवाया था मैंने। कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर याद हो तो मैंने कहा व्यास आता है नीचे, फेरे नहीं होते तो म्यू नॉट आई रह जाता। अब आपको सही तो एक फेरे का प्लस क्या है, अरे प्लस की एक फेरे का है, चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे का थोड़ी होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो जो होगा सो होगा। तो यहां इस बी की जगह वृत्ताकार कुंडली का बी आप जानते हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब जिनको भैया बी का सूत्र याद नहीं है वो चैप्टर नंबर 2 या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो आप बिल्कुल भूल चुके हो, क्योंकि दो ही सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। एक तो अनंत लंबाई का तार जिसका आंसर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और दूसरा बले के केंद्र पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। मैंने कहा था लगता है कि इसमें 2 पाई आर आना चाहिए, पर आता व्यास है, नीचे 2r आएगा बी की जगह, और साथ में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, ए से। ये बन गया फाई डैश। क्या बन गया, फाई डैश। अच्छा इस फाई डैश को उठाकर जरा यहां जमा के देखना, तो एल भाई साहब कितने बन गए, देखो एन तो यही है, और फाई डैश कितना आएगा बच्चों बताओ, म्यू नॉट, एक एन और आएगा तो एन स्क्वायर आई ए, नीचे 2r, और बटे में एक आई और आएगा, और इस आई ने इस आई को मार दिया, आई ने आई को मार दिया, बच क्या आ गया, एल बराबर म्यू नॉट, कैसे लिख लो, एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। ये आपका आंसर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। कुछ बात समझ में आई? अरे देखो अभी तो मैं बहुत लॉजिक पे अंदर चला गया ना, थोड़ा आसान भाषा में समझाओ, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सिर्फ शांति से बैठ के और देखें, केवल शांति से बैठ के चीजों को समझें बड़े आराम से। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। हेडिंग क्या थी, दोबारा समझो एक बार, ठीक है ना। देखिए दोबारा देखते हैं, पूरी कहानी दोबारा देखते हैं। हमारी हेडिंग क्या है, समतल धारावाही वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व, या इसी चीज को मैं स्वयं प्रेरण गुणांक कैपिटल एल कह सकता हूं। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिएगा कैसे कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सब बोर्ड पे देखिए। एक बार और समझाता हूं फिर नोट करूंगा, क्योंकि आपको आज मुंह जबानी याद हो जाएगा बोर्ड पर ही अगर आप देखोगे तो। क्या क्या कहानी थी बच्चों, एक आपको जैसी आकृति की बात कर रहा है, वृत्ताकार कुंडली समतलीय है, वृत्ताकार कुंडली समतलीय मान ली। क्या क्या जरूरत है भैया इसे मानने की, सर एक तो त्रिज्या मान लीजिए r, फेरे मान लीजिए n, और धारा मान लीजिएगा i। धारा कितनी मान लें, i। भाई कुंडली में नॉर्मल क्या क्या मानोगे आप, त्रिज्या, फेरे, धारा। चर्चा करनी है सर एल की, और कल एल का सूत्र पढ़ा था फाई अपॉन आई। अब चूंकि फाई तो कुल प्लस के हैं, अगर फेरे इसमें एन है तो एन फाई डैश लिख सकता हूं क्या। फाई तो कुल चुंबकीय प्लस का था, और फाई डैश एक फेरे का प्लस का, एक फेरे का, याद रखिएगा। बात करें फाई डैश की, नॉर्मल सूत्र होता है बी ए कॉस थीटा। इस कंडीशन में आपको थीटा 0 दिख रहा होगा, धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो चुंबक क्षेत्र डॉट होगा बाहर की ओर, और इसका तल के लंबवत भी कहां है, बाहर की ओर। और जैसे ही थीटा का मान 0 जमाओगे, फाई डैश की वैल्यू बन जाएगी साहब वी ए।
क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी आती है 1। बात करें अगर हम B की, वृत्ताकार कुंडली, अब यह आपको याद होना चाहिए, तो इसका सूत्र होता है म्यू नॉट NI/2R। चैप्टर नंबर 7 में बहुत डीपली पढ़ाया गया है। ये फाइडेस का मान उठा करके ऊपर जमा दो, तो L बराबर कितना आ जाएगा N फाइडेस म्यू नॉट, एक N और तो N स्क्वायर IA/2R, नीचे I ने I को मार दिया, बच के आ गया L कितना, क्या किसी भी क्रम में लिख लो स्क्वायर, आप म्यू नॉट पहले ठीक लगता है, N स्क्वायर A/2R इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक बात क्लियर है, कल मैंने कहा था कि L का मान फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता, स्वयं प्रेरकत्व फाई और आई पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फाई और आई तो कैसी राशियां हैं, समानुपाती। अगर मैं फाई को दुगना करके 2 फाई लिखूंगा तो आई भी तो दुगना होकर 2i हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, कोई मान में अंतर ही नहीं आएगा। मैंने ये बात आपको कल भी समझाई थी, संधायत्र वाले चैप्टर में भी समझाई थी, प्रतिरोध वाले चैप्टर में भी समझाई थी। तो फिर सर एल किस किस पर डिपेंड करेगा, तो अब आप इस सूत्र से देखिए, एल के सूत्र में कौन कौन सी टर्म आ रही है। चर्चा म्यू नॉट की हो रही है, इसका मतलब माध्यम पर निर्भर करेगा, भाई निर्वात है इसलिए म्यू नॉट है। अगर माध्यम हो जाता तो म्यू नॉट की जगह पर म्यू आता, जिसको हम आगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर से रिप्लेस करते। तो एक तो डिपेंड कर रहा है माध्यम पर, एन फेरों की संख्या पर, ए उसके अनुप्रस्थ काट पर, इन सब चीजों पर एल डिपेंड करता है। कहानी समझ में आई? अरे कहानी समझ में आई? प्रत्येक बच्चा कर सकता है ना, ढंग से लिखो इसको, उसके बाद बिल्कुल इसके जैसी ही हम एक दूसरी हेडिंग देखेंगे, है ना। तो अब आप मेरे साथ हेडिंग लगाएं, चलो अब अपने पेन कॉपी निकालिए और फटाफट थोड़ा रफ्तार में, हो सके तो रफ में लिख लेना, बाद में फेर कर लेना। हेडिंग लगाइए भाई सब। समतल धारावाही वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक, सभी लोग हेडिंग लगा दीजिए। समतल धारावाही वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। अब सबसे पहले हम चर्चा किसी करें, वृत्ताकार कुंडली की। तो देखो बच्चों मेरे साथ में कि माना कैपिटल आर त्रिज्या, कैपिटल एन फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। नोट करिए, आपने एक कुंडली पर विचार किया भैया, उसकी त्रिज्या है आर, फेरे हैं उसमें एन, ठीक है, और उसमें धारा कितनी बह रही है आई, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए, क्या करना है आपने बताओ। कहां से स्टार्ट करें? तो दो तरीके हैं, एक तो अपन एल से स्टार्ट कर दे, भाई हम जानते हैं एल फाई अपॉन आई, फाई वगैरह वगैरह, या अपन चाहें तो नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको विचार करो आप, कहां से स्टार्ट, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई आएगा, बोले फाई को एन इंटू फाई डैश लिख दूंगा, फिर फाई को बी ए लिखूंगा, तो बी से स्टार्ट कर सकता हूं मैं चाहूं तो। कैसे देखा ध्यान से, हम जानते हैं, चाहो तो आप एक
बगल में डायग्राम बना दो इसका। त्रिज्या आर, फेरे एन, और इसमें बहने वाला करंट है आई, इस तरीके से। अब आप इसमें लिखो हम जानते हैं कि कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, यहां से स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R। भाई ये हमारी बहुत पुरानी बात है, चैप्टर नंबर 7 में ये फॉर्मूला मैंने कम से कम 20 बार लिखा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर थे, आपको याद भी आया होगा, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये भी आपको याद करना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R। अतः पहले निकालो एक फेरे का फ्लक्स। अतः कुंडली के एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो भैया एक फेरे का फ्लक्स है तो आप उसको फाई डैश लिख दें, फाई डैश लिख दें। या देखो यहां पर एक तरीका और भी है, चलो अब आप एक फेरे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स के फाई डैश का सूत्र क्या बनेगा बच्चों, बोलना था क्या से? प्लस का सूत्र क्या होता है? VA cos थीटा। इसमें सारे आंकड़े जमा होते कितना आता है? फाई डैश बराबर B कितना है? B म्यू नॉट NI/2R, ये तो हो गया V इंटू A, और रही बात थीटा की तो इसको आप जमा दो 0 cos 0 कैसे वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप हाथ को इस तरीके से घुमाओगे तो फील्ड कहाँ है? बाहर की ओर। और रही बात ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप बाहर भी मान सकते हो, आप अंदर भी मान सकते हो, पर चूंकि जब मेरा बी वेक्टर बाहर आ रहा है तो मैं तो कोण को 0 करने का प्रयास करता हूं, इसलिए बाहर ही मानूंगा। तो इस हिसाब यहां से जो आपका फाई डैश आ गया वो आ जाएगा म्यू नॉट NIA/2R, म्यू नॉट NIA/2R। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फाई डैश तो एक फेरे का फ्लक्स है, आप यहां लिख सकते हो अतः कुल फ्लक्स, और कुल फ्लक्स को अपन चाहे तो फाई बी नाम दे दें। बी लिखना मत लिखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखोगे तो ठीक लगेगा ना। तो फाई बी कितना आ जाएगा? क्या इसको आप एन फाई डैश लिख सकते हो? थोड़ा बड़ा जरूर हो गया इस पैटर्न से, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा ना। तो फाई बी इसमें एन फाई डैश फेरे गुणा एक फेरे का फ्लक्स, इसमें अगर मैं एन से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा साहब म्यू नॉट N² IA/2R। अतः आपको क्या निकालना था? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, जिसकी आपको बात करनी है, उसका सूत्र क्या है साहब? L बराबर फाई बी अपॉन आई, L बराबर फाई बी अपॉन आई। तो इसमें सारे आंकड़े जमा दो। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आप नीचे लिखते जाए ढंग से अच्छी तरीके से ना। तो यहां से जो L निकल करके आएगा, ध्यान से लिखिएगा, तो फाई बी की वैल्यू क्या है वो जमा दीजिए आप, म्यू नॉट N² IA/2R, और भाग किसका देना है? आई का। आई से आई मर जाएगा और जो बचेगा वो लिख दो। तो L प्राप्त होगा म्यू नॉट N² A/2R। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को ये बहुत ढंग से और इजी समझ में आ गया होगा। इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है
आपको बहुत भयंकर प्रयास करना पड़ेगा। बस एक बार आप इसको अब घर पर अगर लिख करके और देख लेते हैं, एक बार आप इसको रिटर्न में देख लेते हैं, तो गारंटी है कि हर एक बच्चे को मुंह जवानी लग जाएगा। आप जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी करो। क्लियर है यहां तक? सबने नोट भी कर लिया होगा भाई, ना? ठीक है, आगे देखिएगा। स्वयं प्रेरण गुणांक की हम बात कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको स्वयं प्रेरण गुणांक के बारे में ही नॉर्मल, अब तो बहुत इजी लग रहा होगा ना भाई। स्वयं प्रेरण, खुद में प्रेरण, कितना मजा आता है सुनने में। स्वयं प्रेरण, खुद में प्रेरण, जिसका फ्लक्स चेंज कर रहे हो उसी में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो इस चीज को आप नाम दोगे स्वयं प्रेरण। ठीक है ना? अब थोड़ी आवाज की क्वालिटी अच्छी आई होगी भाई, ना? मेरे को क्या भी याद नहीं रहा लीड लगाने के लिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना है ना, अब अच्छी आएगी आवाज। ठीक है, तो ये हो गया अपना, है ना। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए, अगली हेडिंग नेक्स्ट लिखिएगा भाई आप, धारावाही परिनालिका। याद आया परिनालिका? धारावाही परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व या फिर स्वयं प्रेरण गुणांक। अब हमें जिस आकृति की बात करनी है वो रहेगी हमारी धारावाही परिनालिका। अब तक हम धारावाही कुंडली की बात कर रहे थे और अब हम बात करेंगे धारावाही परिनालिका के बारे में। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब आपने कुंडली की बात की तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली का काम में लिया। अब परिनालिका की बात करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका का काम ले लेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, एक बार समझते हैं। सबसे पहले विचार करें आप परिनालिका पर। परिनालिका कुछ आपको याद आई क्या? बताइए पहले तो आप। परिनालिका कैसे बनती है? चैप्टर नंबर 7 याद कीजिए बच्चों। तांबे के कुचालक तारों को एक बेलनाकार आकृति पर लपेटा जाए। कुछ आकृति देख करके याद आएगा, देखना ध्यान से। याद आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 में। अगर किसी भाई ने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो इसको अच्छे से रट लेना, मैं पहले बोल दे रहा हूं। और इस परिनालिका में आपको याद हो तो ये एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग था, अनुप्रयोग नंबर 3। एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग तो तार था, दूसरा बेलन था, बिल्कुल बेलन में वो तीसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये परिनालिका था। आपको याद आया होगा, आपने एक बंद पृष्ठ माना था, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट सिग्मा आई लगाया था, 4 अलग अलग हिस्से कर लिए थे, 2 कोण की वजह से 0 हो गए थे, एक बाहर था वो 0 हो गया था, एक हिस्सा बचा था। याद आया ना? तो परिनालिका में कौन कौन सी चीज माननी होती है? परिनालिका में कौन कौन सी चीज माननी होती है? देखो, आप लंबाई मान लो परिनालिका की, चलो L, फेरे मान लो इसमें कितने N, धारा मान लो इसमें कितनी I। क्लियर है यहां तक, है ना? तो आप सब जानते हो कि जब परिनालिका में करंट फ्लो होगा तो परिनालिका के अंदर अक्ष के अनुदिश समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है। याद है क्या? परिनालिका में जब करंट फ्लो होता है तो परिनालिका के अंदर अक्ष के अनुदिश मतलब इसमें आप करंट फ्लो करोगे तो इस दिशा में, आप समझ गए होंगे शायद, समरूप चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपको याद होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन लंबाई। मैं वहां कैपिटल L लेता था पर यहां कैपिटल L क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि स्वयं प्रेरकत्व खुद कैपिटल L है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। या एक फॉर्मूला और आया था, आपको याद हो तो, N/L को मैंने स्मॉल n लिखा था, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। याद है कि नहीं है? उम्मीद है आपको याद होगा, है ना? चलो आगे बढ़ता हूं, देखना। तो B का सूत्र तो आप जानते ही हो, कितना साहब? म्यू नॉट एन आई अपॉन L।
अब देखो, जिनको पुराने फॉर्मूले याद नहीं है उन्हें बहुत तकलीफ होगी, और जो मैं यहां काम में ले रहा हूं, मैं बिल्कुल कॉमन फॉर्मूले काम में ले रहा हूं, जिन पर मैंने बहुत ध्यान देके आपको पढ़ाया अभी। कुंडली है, उसका म्यू नॉट NI अपॉन 2R, नीचे व्यास आता है। परिनालिका है तो म्यू नॉट NI अपॉन परिनालिका की लंबाई आती है, L मान लिया। तो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B, उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट NI अपॉन L, म्यू नॉट NI अपॉन L। भाई आ गया सर। फिर इसके एक फेरे का फ्लक्स निकालें पहले। अरे तरीका यही तो है, पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात करो, फिर एक फेरे का फ्लक्स देखो, फिर कुल फ्लक्स देखो, और फिर L देख लो। उल्टा चलते तो L इज इक्वल टू 5/I, 5 को मैं N इंटू 5 डैश लिखता, समझ में आ रहा है? फिर 5 डैश निकालता। ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 5 का सूत्र होता है साहब BA cos थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, थीटा किसके बीच कोण है? B वेक्टर और A वेक्टर। अब जरा आप परिनालिका पर थोड़ा सा विचार करो बच्चों, तो B वेक्टर होगा अक्ष के अनुदिश, B वेक्टर कहां होगा? अक्ष के अनुदिश। इस तरीके से परिनालिका है, मेरा फिंगर्स को परिनालिका मान लीजिए, 1 मिनट के लिए सोचिए। ऐसा कुछ ऐसी आकृति होगी बेलनाकार टाइप में, बेलनाकार टाइप में ऐसी आकृति है। तो इसमें B वेक्टर अक्ष के अनुदिश है, आपकी ओर आ रहा है, और थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसका एरिया, सतह यही तो है उसकी, एरिया भी तो इधर ही है, इधर भी मान सकता हूं, उधर भी मान सकता हूं। भाई जो फील्ड होगा वो या तो अक्ष के अनुदिश इधर होगा या अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर होगा। तो A वेक्टर भी या तो बाहर होगा या अंदर होगा, मतलब मैं दोनों को एक ही दिशा में मान सकता हूं। और बच्चों एक ही दिशा में मानने का मतलब है थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 जमा दूं, ध्यान से देखिए, तो 5 डैश यानी कि एक फेरे का फ्लक्स कितना बनेगा? B की वैल्यू कितनी है साहब? म्यू नॉट NI अपॉन L इंटू में A, और cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? कुल फ्लक्स निकालो। कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा? फेरे गुना एक फेरे का फ्लक्स। तो 5B, 5 डैश कितना है? म्यू नॉट NI A अपॉन L, इसमें N से गुणा और कर दो, एक N तो ये है, ये N और आएगा तो N स्क्वायर बना लेगा। और आपको क्या चाहिए? L क्या होता है? 5/I, मतलब I से भाग और दोगे तो बच क्या जाएगा? म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। बिल्कुल उसी की तरह है ये। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बचा था? म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन 2R। अरे आप विचार करो यार कि जो आपकी कुंडली है, जो आपकी कुंडली है उसके सूत्र में नीचे 2R था, तो उसमें 2R बचा। परिनालिका के सूत्र में नीचे L होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? L। खेल खत्म। कुछ भी तो याद नहीं रखना है, हाँ या ना? देखो इसका भी स्वयं गुणांक, माध्यम, फेरे, अनुप्रस्थ काट, लंबाई, इन सब बातों पर निर्भर करता है। अरे कितनी भी आकृति हो, हमारे कोर्स में 2 ही हैं, एक तो कुंडली और एक परिनालिका। और भी मान लो बाई चांस कोई नई आकृति बन के आ जाए तो आपका क्या बिगाड़ेगा? आप तो चुंबकीय क्षेत्र देख लेना, एक फेरे के फ्लक्स से कुल फ्लक्स निकाल लेना, और कुल फ्लक्स को I से डिवाइड करके L निकाल लेना। बात समझ में आई? समझ में आई सबको? तो आप ऐसा करो, आप इसको नोट करो एक बार, आप सभी इसको हेडिंग लगाए पहले। चलिए मेरे साथ लिखना, मैं और एक्सप्लेन करता चलूंगा इसको। जिन बच्चों ने अगर चैप्टर नंबर 7 में ये नहीं पढ़ा है भाई, तो आप चैप्टर नंबर 7 में जाकर एक बार ये फॉर्मूले देख लोगे, फिर आपको बिल्कुल इजी लगेगा। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है, फॉर्मूला भूल भी गए होंगे, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की तो भाई, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि चैप्टर नंबर 7 में एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब इतनी बार बोल दिया है तो आपने रट ही लिया होगा शायद, ठीक है ना। देखिए बच्चों, परिनालिका की बात कर रहे हैं,
पहले डायग्राम बना लें, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी मानना है मानते चलेंगे। बढ़िया सुंदर डायग्राम होना चाहिए। ये हमारी एक परिणालिका। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनंत लंबाई की परिणालिका है, और मैंने आपको इसके बारे में बहुत समझाया है कि इसे अनंत लंबाई की परिणालिका नाम कब देंगे, जब इसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में ज्यादा होगी। आप अक्सर क्वेश्चन देखते होंगे परिणालिका के, तो उनमें लंबाई तो होती होगी मीटर में और त्रिज्या होती होगी सेंटीमीटर में। मतलब लंबाई त्रिज्या से अधिक है, मतलब वो एक अनंत लंबाई की परिणालिका है। क्लियर है? अब इस परिणालिका में क्या क्या मान सकते हैं बताओ आप। एक तो बच्चों इसकी लंबाई मान लीजिए L, दूसरा इसमें अनुप्रस्थ काट मान लो, फेरे मान लो N, और एक इसमें धारा मान लो I। बस तीन ही चीज बहुत है, और इन तीनों को थ्योरी में पेश कर दो। क्या कि माना L लंबाई कॉमा N फेरों वाली, मान लीजिए L लंबाई N फेरों वाली परिणालिका, N फेरों वाली परिणालिका चित्रानुसार व्यवस्थित है। अभी धारा के बारे में और बात करनी है, और आपको पता होगा बच्चों ये धारा एक फेरे की धारा थी। याद करो आप, जब हम सिग्मा आई जमाया करते थे चैप्टर नंबर 7 में, तो मैं सिग्मा आई का मान एन आई जमाया करता था, क्योंकि मैंने आई एक फेरे की धारा मानी थी। पर इसको अंकित नहीं करना है, आप नॉर्मल ले सकते हो, कोई यहां कोई दिक्कत भी नहीं। खैर, एल लंबाई एन फेरों वाली परिणालिका चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है साहब? आई है। ये बात समझ में आई? हमने एक परिणालिका पर विचार किया, कुछ लंबाई मान ली उसकी L, फेरे मान लिए N, और धारा कितनी मान ली I। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वही नॉर्मल तरीका। हम तो पहले बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। हम जानते हैं, नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं ना। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि परिणालिका का चुंबकीय क्षेत्र, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा है वो ऐसा मान लें कि वो भी जानते हैं भाई, वो भी जानते हैं ना कि परिणालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है साहब V = μ0 Ni अपॉन लंबाई। कैपिटल L मत लिख देना, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन लंबाई है और कौन स्वप्रेरण गुणांक है। ये तो क्या आ गया? चुंबकीय क्षेत्र। अतः परिणालिका के, यहां कौन लिखेगा, सीधा लिखो आप तो। अतः एक फेरे का फ्लक्स, अगर हम बात करें एक फेरे की फ्लक्स की, तो एक फेरे के फ्लक्स को क्या मैं फाई डैश कह दूं? क्या एक फेरे के फ्लक्स को मैं फाई डैश कह दूं? और फाई डैश का सूत्र क्या बनेगा साहब? सब जानते हैं, BA cos थीटा, BA cos थीटा। तो फाई डैश बराबर B कितना है बच्चों? μ0 Ni/L इनटू में A cos 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। cos 0 कैसे आया, थोड़ी चर्चा इसकी कर लेते हैं हल्की सी। पता है जब करंट फ्लो करेंगे तो बना देना भले आप ऐसे कि अक्ष के अनुदिश, परिणालिका के अंदर अक्ष के अनुदिश एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है। बाहर क्षेत्र 0 होता है, आपको याद होगा। और जब अपने हाथ से आप परिणालिका बना के देखना है, अपने घर में जो फूकना पड़ा हो उससे देखना है, कोई भी आकृति हो महसूस करोगे आप कि सर सही बात है, सतह ऐसी है, वृत्ताकार दिख रही है, तो ये भी बाहर की ओर है, अंदर की ओर है। बी वेक्टर भी बाहर या अंदर ले सकते हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल हैं। इसलिए मैंने 0 मान लिया। तो यहां से जो फाई डैश निकल करके आया वो आया साहब μ0
NiA/L। समझ में आया सबको? ये तो हुआ एक फेरे का फ्लक्स। आप कुल फ्लक्स निकालिएगा इसका। अतः कुल फ्लक्स कितना, 5 बोल दें इसको, 5V फेरे गुणा एक फेरे का फ्लक्स। तो यहां से साहब जो 5V आएगा इसमें n से गुणा और कर दो, क्या बन जाएगा ये, म्यू नॉट n² IA/L। म्यू नॉट n² IA/L। समझ में आ गया ना? अतः आपको फ्लक्स थोड़ी निकालना है, आपको तो स्वयं प्रेरकत्व निकालना है। अतः स्वयं प्रेरकत्व, इसका सूत्र क्या कहता है, L = 5/I। तो भैया मान जमा दे ले, L = 5V। 5V कितना है, म्यू नॉट n² IA/L। और नीचे कितना आएगा, I ने I को गायब कर दिया, तो जो L बचेगा वो म्यू नॉट n² A/L। अब देखो सूत्र भी आपको बार बार नहीं रटने पड़ेंगे शायद। वृत्ताकार कुंडली के सूत्र में नीचे व्यास आता है, तो उसके स्वयं प्रेरण गुणांक में भी व्यास आएगा। उसका स्वयं प्रेरण गुणांक होगा म्यू नॉट n² A/2R। और परिनालिका के में नीचे लंबाई आता है, तो इसका होगा म्यू नॉट n² A/L। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, है ना? अच्छा, आप थोड़ा और दिमाग लगाएं, हल्का सा सोचें। देख, क्या आप इस सूत्र को स्मॉल n की टर्म में लिख सकते हो? क्या आपने परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल N की टर्म में भी लिखा था और स्मॉल n की टर्म में भी लिखा था, तो क्या आप इस सूत्र को स्मॉल n की टर्म में लिख सकते हो? विचार करो बच्चों। स्मॉल n होता क्या है, एकांक लंबाई के फेरे, मतलब फेरे बटे लंबाई। फेरे कितने हैं, n, लंबाई कितनी है, l। n/L है स्मॉल n, n/L है स्मॉल n। ये n² है, नीचे केवल l है। सोचो अगर नीचे l² हो जाता तो n²/L² को आप n/L का होल स्क्वायर लिखकर स्मॉल n का स्क्वायर कह सकते थे। बच्चों विचार करो आप, भाई कैपिटल n/L होता है स्मॉल n, अगर ऊपर n का स्क्वायर है तो सर नीचे भी तो l का स्क्वायर होना चाहिए। इसी सूत्र में आगे देखना, जगह कम है, आप अलग से करके देखना। l का अगर मैं ऊपर नीचे गुना कर दूं बच्चों, तो ये l गुणा l, l², और n²/L² को पता है फिर सूत्र क्या बनता, म्यू नॉट स्मॉल n का स्क्वायर a, और ऊपर वाला l बच जाएगा। ये भी कहीं दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है, ये भी स्वयं प्रेरण गुणांक का ही सूत्र है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बहुत बेहतरीन, बहुत ढंग से, एकदम शानदार दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद अब आप सोचिए, इसके बाद आप क्या ऐड कर सकते हो, एक नोट लगाएं नीचे आप एक नोट लगाएं और लिखें, आप नीचे एक नोट लगाएं, उस नोट में लिखें कि स्वयं, नोट लगाइए नीचे, ये तो आपने लिख लिया होगा यहां तक तो, है ना? आप एक नोट लगाइए और उस नोट में आप लिखिए कि स्वयं प्रेरण गुणांक का मान, लिखिएगा बच्चों, स्वयं प्रेरण गुणांक का मान फाई तथा I, मतलब चुंबकीय फ्लक्स और प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। स्वयं प्रेरकत्व का मान फाई तथा I पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है? यह है, फिर इन पे नहीं करता है तो किस पे करता है उसकी बात करें। यह है माध्यम चुंबकीय फ्लक्स का मान
या सॉरी स्वयं प्रेरकत्व का मान चुंबक के फ्लक्स और धारा पर निर्भर नहीं करता है। यह माध्यम कॉमा फेरों की संख्या, माध्यम कॉमा फेरों की संख्या तथा आकार पर निर्भर करता है। माध्यम फेरों की संख्या तथा आकार पर निर्भर करता है। डिपेंड करता है 2-3 चीजों पर जो आपके सामने हैं और सूत्र में भी मौजूद है। सूत्र देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हो बच्चों। क्लियर एकदम बिल्कुल सबको है ना? ठीक है भाई। तो अब ये यहां पर आपका स्वयं प्रेरण नाम की हेडिंग खत्म हो जाती है। स्वयं प्रेरण हमने पूरा कंप्लीट 2 वीडियो में पढ़ लिया है। स्वयं प्रेरण क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक, इसके बारे में परिभाषा वगैरह बनाना सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब एक बार इसको आप ढंग से पढ़ लें, अगला वीडियो आने से पहले। अन्योन्य प्रेरण बिल्कुल इसकी हूबहू कॉपी है, ये मान लेना। बस स्वयं प्रेरण में तो आप जिसमें परिवर्तन कर रहे थे उसी में परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। और जब कल मैं आपको अन्योन्य प्रेरण पढ़ाऊंगा तो परिवर्तन किसी एक में करेंगे और महसूस किसी दूसरे में किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ढंग से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, एक बार आप ढंग से नोट कर लीजिए। चलो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।